नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की। फर्स्ट आर्टिकल है लेस स्वीट ऑन स्टेट्स प्लेट। देखो, अभी उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि भाई हमें वीट की एलोकेशन ज़्यादा दो राइस के कंपैरिजन में। ठीक है, बेसिकली अभी 14 मई के दिन की बात है जब फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे उन्होंने अनाउंस किया कि हमने स्टेट्स के साथ कंसल्ट कर लिया है और वीट एलोकेशन को तो रिड्यूस किया जाएगा और राइस एलोकेशन को बढ़ाया जाएगा। मतलब राइस को एक रिप्लेसमेंट के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के अंडर ये सारे सिस्टम की हम अभी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया गया था 14 मई के दिन जो अनाउंसमेंट थे उसमें कि जो स्टेट्स जिनको गेहूँ 60 और चावल 40 के रेशियो में 60-40 के रेशियो में मिल रहे हैं उनको अब 40-60 के रेशियो में गेहूं और चावल मिलेंगे। मतलब पहले गेहूं ज़्यादा मिलते थे, अब गेहूं कम कर दिए। राइस पहले कम मिलते थे, अब ज़्यादा कर दिए। दूसरा, जिन स्टेट्स को 75-25% रेशियो में मिल रहा था गेहूं और चावल, वो अब 60-40 में कर दिया। यहाँ पर भी गेहूँ की एलोकेशन को रिड्यूस कर दिया। तीसरा, जिन स्टेट्स को राइस की एलोकेशन 0 है, केवल गेहूँ ही सप्लाई हो रहा है, तो बोलो उनको कोई चेंजेस नहीं है, उनको हम लगातार गेहूं ही देंगे। और नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल स्टेट्स कैटेगरी वाले स्टेट्स हैं उनके एलोकेशन में कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो बेसिकली ये 60-40 वाले को 40-60 करना, 75-25 को 60-40 कर देना, ये चेंजेस किए गए थे। काम क्या था कि गेहूँ बचाया जाए और इसका ये टारगेट था कि ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी करंटली चल रहा है 2022-23 का, इसमें अभी 10 महीने बच रहे थे। 14 मई के दिन जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो बोले 10 महीने के टाइम में हमें लगभग 61 लाख टन्स ऑफ वीट उसको स्टोर कर लेना है, बचा लेना है। इसके अलावा 4 मई को एक अनाउंसमेंट और किया जाता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें भी अब जो है वो गेहूं का एलोकेशन कम कर दिया गया था। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी सितंबर 2022 तक ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम है वो कंटिन्यू रहेगी। तो बोला अब केवल हम चावल ही देंगे, गेहूं को हम रोक रहे हैं। ओवरऑल पॉइंट क्या है कि गेहूं की अब की बार प्रोक्योरमेंट अच्छी नहीं हो पाई थी। हमें पता है कि रबी की जब हार्वेस्टिंग हुई थी रबी सीजन की, तो उसमें फाइनल प्रोडक्शन जो सोचा गया था उतना नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट भी प्रोक्योर नहीं कर पाई, और जब प्रोक्योरमेंट ही कम हुआ तो फिर एलोकेशन कैसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वैसे अगर देखें तो 2010-11 से लेकर के 2012-13 का जो टाइम था उस पीरियड में जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से, देखो 2013 में आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके पहले जो एलोकेशन होता था ना वो किसके बेसिस पे होता था? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS के अंडर में। तो उसमें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट किया गया तो TPDS के कंपैरिजन में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो एलोकेशन थी उसमें अगर कमी आई हो तो उसके लिए स्टेट्स को एक कॉम्पनसेटरी एलोकेशन दिया जाता है जिसको टाइड ओवर एलोकेशन बोला गया था। अब क्या है कि इस टाइड ओवर एलोकेशन को भी रिड्यूस किया गया था, मेनली वीट की अगर बात करें तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि टाइड ओवर एलोकेशन क्या है। इसका मतलब क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के इंप्लीमेंट होने से पहले टारगेटेड PDS सिस्टम काम किया करता था। तो TPDS के कंपैरिजन में NFSA में कितना रिडक्शन हुआ है फूड ग्रेन के एलोकेशन में, वो जो रिडक्शन हुआ उस रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे? वो जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए एडिशनल फूड ग्रेन देने की जो बात की गई, उस एडिशनल फूड ग्रेन को ही क्या बोला गया? एडिशनल क्वांटिटी को ही टाइड ओवर एलोकेशन। कि भाई हम TPDS से NFSA के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें जो भी गड़बड़ियां, जो भी कमियां आ रही हैं एलोकेशन में, उसको हम एडिशनल एलोकेशन के बेसिस पे फुलफिल करेंगे। उसी को टाइड ओवर एलोकेशन बोला गया। फिर आगे बात आती है कि कंजम्पशन ट्रेंड क्या है। देखो लो, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है NSSO, उनके द्वारा जब हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे जब करवाया गया तो 2011-12 में ये देखा गया कि रूरल इंडिया में राइस कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हुआ है। कितना? 6.38 किलोग्राम, जो कि 2004-05 में था, वो घट करके 5.98 किलोग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन आ गया। पर पर्सन कंजम्पशन जिसको हम बोल सकते हैं, पर पर्सन पर मंथ, जो कि पहले लगभग 6.5 किलो चावल का कंजम्पशन था वो रिड्यूस होकर के लगभग 6 किलो पे आ गया।
सिमिलरली अर्बन इंडिया में भी चावल का कंजम्पशन है वो रिड्यूस हुआ है 4.71 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ से 4.49 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ में आ गया। वीट कंजम्पशन की बात करें तो रूरल और अर्बन इंडिया की बात करें तो दोनों में 0.1 किलोग्राम कंजम्पशन पर मंथ पर पर्सन पर मंथ राइज हुआ है। अगर हम 2004-05 के डेटा को कंपेयर करें 2011-12, मतलब वीट कंजम्पशन तो बढ़ा है और राइस कंजम्पशन है वो रिड्यूस हुआ है, सर्वे ये बता रहा है। फिर बात आती है कि जो ये अलोकेशन रिवाइज किए गए थे 14 मई को, उनमें जो स्टेट्स थे उनमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखो उनमें से 5 स्टेट्स बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, इनमें तो राइस कंजम्पशन ऑल इंडिया एवरेज से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसके आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वीट कंजम्पशन नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो मेनली यहाँ पर तो 2 ही स्टेट्स का नाम आ रहा है, एक तो गुजरात और एक उत्तर प्रदेश, जहाँ पर वीट कंजम्पशन ज़्यादा है। बट वही चीज़ है, अलोकेशन जो है दोनों स्टेट्स के लिए रिड्यूस कर दिया गया था वीट का। तो इन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि हमें तो भाई गेहूँ ही चाहिए, हमारे यहाँ पे चावल की बजाय गेहूँ ज़्यादा कंज्यूम होता है। कारण मैंने आपको बता दिया, लो प्रोक्योरमेंट। वीट स्टॉक की अगर बात करें तो पिछले साल 1 जून को वीट स्टॉक कितना था, 602.91 लाख मेट्रिक टन, जो कि अब की बार 1 जून को कितना रह गया, सिर्फ 311.42 लाख मेट्रिक टन, जो कि बहुत ही कम है। पिछले 14 सालों में लोवेस्ट लेवल पे है वीट स्टॉक। और इससे पहले 2008 में 241.23 लाख टन तक का स्टॉक था वीट का। तो आप देख सकते हो वीट स्टॉक भी बहुत कम हो गया। तो ऐसे में अगर इस तरीके से वीट एलोकेशन को रेगुलेट नहीं किया जाए तो फिर बाद में बफर के तौर पे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गेहूं जितना होना चाहिए गवर्नमेंट के पास में वो नहीं रह पाएगा। इसके अलावा फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में ज़्यादा भी नहीं तो 375.8 लाख टन का तो स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी होता है। 1 जुलाई हर साल 1 जुलाई का जो दिन होता है उस दिन एस्टिमेशन जब लगाया जाए कि वाकई में कितना गेहूं का स्टॉक अवेलेबल है तो वो कम से कम 275.8 लाख टन तो होना ही चाहिए। इससे कम अलाउड नहीं है या इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम हो जाएगा तो फिर बाद में जो अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है वो स्कीम या फिर एक्सपोर्ट की जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि प्रोक्योरमेंट क्यों कम हुई। तो पहला कारण तो देखो आपको पता है कि लो प्रोडक्शन देखने को मिला था, जितना एक्सपेक्टेड था उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में वीट सप्लाई है वो बहुत बिगड़ चुकी है जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है इंटरनेशनल वीट मार्केट में। तो उस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जब वीट की शॉर्टेज आई तो फिर इंडिया ने अपनी तरफ से एक्सपोर्ट राइज किया। पर वही चीज़ है कि हमने एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया, कारण कि हम डोमेस्टिक मार्केट में कमी नहीं आने दे सकते ना, कि भाई हमारे यहाँ पर तो शॉर्टेज रहे और बाहर हम बेच करके मुनाफा कमाएं, इसलिए हमने बैन किया। अब देख लो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो इसमें कवरेज की बात की जाए तो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 61.21% इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन उसका 67.21% एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आती है, जिसमें गाँव में रहने वाले लोगों में तो 75% है, अर्बन एरियाज़ में 50% है। ऐसे में टोटल हाईएस्ट जो लिमिट है कि कितने लोग एलिजिबल है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, वो हैं लगभग 81.35 करोड़। ठीक है, इनमें से 79.73 करोड़ वो हैं जो बेनिफिट उठा रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। बाकी बचे हुए एलिजिबल तो हैं पर वो बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, 2 तरीके से बेनिफिशियरीज को फ़ायदा मिल रहा है। एक तो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स को, इसमें क्या होता है कि एक हाउस होल्ड मतलब एक परिवार को 1 महीने का 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसमें 5 किलोग्राम पर मंथ के हिसाब से पर पर्सन को अनाज मिलेगा, जिसमें राइस अगर लेते हो तो 3 रुपये किलो मिलेंगे, गेहूं अगर लेते हो तो 2 रुपये किलो मिलेंगे, और मोटा अनाज लेते हो तो 1 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से मिलता है। तो ये लास्ट वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक 3 दिन से 4 दिन से इसी पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है।
अगला आर्टिकल है एलिमेंट्स एट द सेंटर ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट। देखो हमारी तरफ से हमारे जो मिनरल मिनिस्टर हैं, माइंस कोल माइंस मिनरल मिनिस्टर, वो और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके काउंटर पार्ट, उन्होंने मिलकर के अभी बातचीत करनी शुरू की है कि रेयर एंड क्रिटिकल एलिमेंट्स जो हैं, जो हमें नेचर से मिलता है, रेयर एंड क्रिटिकल मिनरल्स, उनके लिए हमें कैसे आगे काम करना है। क्योंकि धीरे धीरे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इन मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनमें मेनली बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, जिसमें बैटरीज भी बनती हैं, नए इक्विपमेंट, नए टूल्स भी बन रहे हैं, इसलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमिटमेंट आया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर के क्रिटिकल मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितने अमाउंट का? लगभग 5.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ठीक है, आने वाले 3 सालों में। तो ये कमिटमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अगर देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसके अलावा ज़रूरत क्या होती है? देखो क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, दैट मीन्स हम कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट अगर तैयार करें, अप्लायंस तैयार करें जो कि हम यूज़ करें डेली यूसेज में, तो उसमें जो इक्विपमेंट बन रहे हैं, वो इक्विपमेंट बनाने के लिए जो मिनरल चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, ये ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ इनमें रिस्क भी है कि सप्लाई चेन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कहते हैं ना कि एकदम स्टेबल सप्लाई चेन नहीं है। थोड़ा बहुत भी अप डाउन हुआ तो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया, मिनरल्स की सप्लाई रुक गई और फिर बाद में प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आज के टाइम पे मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, चाहे सोलर पैनल हो या विंड टर्बाइन हो, इनमें जो एलिमेंट्स लगते हैं, मिनरल्स लगते हैं, वही क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखें तो आज के टाइम पे एरोस्पेस, फाइटर जेट, ड्रोन, रेडियो सेट्स, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, तो इनको बनाने की भी ज़रूरत होती है, उसमें ये फिर क्रिटिकल एलिमेंट्स ही काम में आते हैं। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे हम डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, इकोसिस्टम बड़ा साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी हमारे रिड्यूस करना चाहते हैं, साथ में हम किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहते कि भाई सप्लाई करने के लिए एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो गए तो वो कंट्री फिर हमें कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर दे, जैसे चाइना। तो इसके लिए वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम हमारी जो सिक्योरिटी है या फिर हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हम मेंटेन कर सके। नहीं तो क्या होता है, फिर बाद में चाइना जैसे कंट्रीज इकलौता अपना जो मतलब एक मुश्त अपनी डोमिनेंस बना करके रखते हैं ना, फिर वो हमें कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यूएस की गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि भाई आने वाले कुछ दशकों में जिस तरीके से हम क्लीन एनर्जी की तरफ और ये न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो बोले 400 से 600% ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इन क्रिटिकल एलिमेंट्स की। फिर बात आती है कंसर्न ओवर चाइना की। तो आज देखें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो क्रिटिकल एलिमेंट्स का, जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोड्यूसर है, वो है चाइना। लगभग 16 क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में ही होता है। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बात कही है कि चाइना जो है वो जितना पूरी दुनिया में कोबाल्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसका 70% तो अकेला चाइना प्रोड्यूस करता है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनकी बात भी करें तो वो भी लगभग 60% चाइना अकेला प्रोड्यूस करता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है क्रिटिकल एलिमेंट्स का चाइना के हाथों में। तो ऐसे में चाइना कोई भी तरीके से अपनी एक्टिविटी करवाना चाहे, अपनी जो एक कहता है ना कि दूसरे कंट्रीज़ की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने में चाइना इन चीज़ों को एक्सरसाइज कर सकता है, इन सारी चीज़ों को अपने हाथों में रखने के बेसिस पे, ठीक है। अब सवाल ये आता है, देखो अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपने तरीके से एफर्ट्स लगाए हैं, जैसे कि एक तो सोर्स डाइवर्सिफिकेशन, कि हमें मान लो कि ग्रेफाइट की रिक्वायरमेंट है, लिथियम की रिक्वायरमेंट है या कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करें कि किसी एक कंट्री पे ना रिलाई करके 4-5 ऐसे कंट्रीज से हमारा कोलैबोरेशन हो जिनसे कि हमारी सप्लाई रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ठीक है ना। कल को ने एक से अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी 4-5 बचे हुए हैं वो तो हमारी सप्लाई को, रिक्वायरमेंट को हमारी को पूरी कर सकें। इसके लिए इंडिया ने देखो एक काबिल करके इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि
3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। काम क्या है कि ये जो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं इनको हम कैसे करके इंडियन डोमेस्टिक मार्केट तक ला सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से खींच के, चाहे फिर वो माइनिंग में खुद कोलैबोरेशन करें, वहाँ से प्रोडक्शन करके लाएं, या फिर वहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग सेटल करें। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी तरफ से क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस CMFO स्टैब्लिश कर रखा है। तो CMFO और काबिल दोनों ने देखो MOU साइन कर रखा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे। अब क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जाए ना तो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे खासे रिजर्वायर्स अवेलेबल हैं इस चीज़ की अगर बात करें तो। नेक्स्ट आर्टिकल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69A। देखो इस मुद्दे को हम सुबह एडिटोरियल डिस्कशन में अच्छे से देख चुके हैं कि ट्विटर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में एक पिटीशन दायर की है कर्नाटका हाई कोर्ट में। क्या कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है उसका यूज़ करके मिनिस्ट्री जो है वो लगातार हमें ऑर्डर्स इशू करती है कि ये अकाउंट डिलीट कर दो, ये कंटेंट डिलीट कर दो। तो बोलो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आती जब हम ये पूछते हैं कि भाई आप एक चीज़ बताओ कि आप ये जो ऑर्डर दे रहे हो डिलीट करने का, एक बार उसमें क्लैरिटी तो दो कि क्यों आप डिलीट करवाना चाहते हो। तो बोलो वो क्लैरिटी देती ही नहीं है और फिर बाद में ट्विटर के ऊपर काम करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ट्विटर ने गवर्नमेंट के खिलाफ में पिटीशन डाल दी। अब देखो सवाल यह है कि सेक्शन 69A क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 का। देखो इसमें सीधी सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक कदम मतलब एफर्ट हो, या इंडिया के डिफेंस को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए प्रॉब्लम हो, या किसी देश के साथ में हमारे खुद के फ्रेंडली रिलेशंस हैं उस देश से संबंधित कोई गलत कंटेंट हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने से संबंधित वो कोई कंटेंट हो, तो ऐसे में सेंटर उस कंटेंट को डिलीट या ब्लॉक करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 69A जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट की पावर को यहाँ पर एक्सरसाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये इसमें ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट सीधा उस सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को ऑर्डर दे देगी कि हाँ जी ये कंटेंट है और ये उसका यूज़र अकाउंट है या फिर हैंडल है, इसको आप ब्लॉक करो या डिलीट करो। नहीं, उसमें पहले गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई रिक्वेस्ट को एक रिव्यू कमेटी चेक करेगी, फिर उस रिव्यू कमेटी का जो डिसीजन होगा वो फिर जाएगा डायरेक्शन के तौर पे सोशल मीडिया इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म के पास में, फिर वो इस तरीके से जो कंटेंट होगा उसको वो डिलीट या फिर ब्लॉक कर देंगे। ओवरऑल ये सारा प्रोसेस बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि मुद्दा किस चीज़ को लेकर के हाईलाइट हुआ है ये किसी को पता ना पड़े इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब ये मुद्दा जो ट्विटर ने उठाया है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कंटेंट डिलीट करने की तो बात कर देते हैं। बोला हम जब पूछते हैं कि कंटेंट डिलीट क्यों करें तो यूज़र को कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि जिसने पोस्ट डाली है उसका कंटेंट क्यों डिलीट किया जा रहा है, या फिर उसका अकाउंट क्यों बैन किया जा रहा है, या फिर उसको ब्लॉक किया जा रहा है। तो या तो उसको एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई शो कोज नोटिस भेज दो आप, तो वो अपना कारण बता देगा कि उसने पोस्ट क्यों डाली, क्या उसके पास एविडेंसेस हैं, और अगर कारण ना बताए तो फिर आप आराम से एक्शन ले सकते हो। बट वही चीज़ है कि कोई यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रांसपेरेंसी को लेकर ही मुद्दा पूरा हमने डिस्कस किया था सुबह एडिटोरियल डिस्कशन में। ठीक है, तो ज़्यादा तो यहाँ पर कुछ खास है नहीं, मेन जो पॉइंट था वो हमारा यहीं पे है। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है वो भी इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं डीलिंग करते हैं, जो कि हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं इन चीज़ों का। आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट हम न्यूज़ की बात करेंगे फ्रंट पेज पे। देखो रुपी लगातार डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है, तो उस केस में उसको हैंडल करने के लिए आरबीआई ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें एक तो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को हम कैसे प्रमोट कर सकें, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि कैसे रुपी और डॉलर का रिलेशन काम करता है। अगर हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो डॉलर की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, और अगर हमारे इकोनॉमी में डॉलर्स की क्वांटिटी कम है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई सीधी सी बात है, जिस चीज़ की कमी है उसके भाव अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अब इसी में क्या है कि जब डॉलर की क्वांटिटी और रुपी की क्वांटिटी ये एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए हमारे मार्केट में अच्छा खासा लेवल पे बैलेंस में फ्लो हो रहे हैं, तो रुपी और डॉलर दोनों एक्सचेंज में क्या करेंगे, बढ़िया लेवल पे मेंटेन रहेंगे। ना तो रुपी बिल्कुल डेप्रिशिएट करेगा, ना डॉलर एकदम से राइज करेगा।
पर अचानक से ही मानो कि ऐसी परिस्थितियां बन गई कि डॉलर जो है वो निकाल के ले जाया जा रहा है इंडिया से बाहर, और रुपये की क्वांटिटी हमारी इकोनॉमी में एज इट इज़ मेंटेन्ड है। तो ऐसे में डॉलर की क्वांटिटी रिड्यूस हुई कि नहीं? वो डॉलर की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई और रुपये लगातार बना हुआ है, तो रुपए की क्वांटिटी डॉलर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसकी वैल्यू कम। तो इस तरीके से डॉलर के कंपैरिजन में अभी यही सिनेरियो बन रहा है कि रुपये जो है वो लगातार डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है। तो अब क्या किया जाए? हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स को अट्रैक्ट किया जाए। कैसे किया जाए? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा इजी किया जाए। जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो फॉरेन करेंसी को ला करके इंडिया में बैंकों में डिपॉजिट करें, जिससे कि हमारे यहाँ पर पैसा जो डॉलर के फॉर्म में या फिर जो फॉरेन करेंसी है उसके फॉर्म में आए। अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है। $1 = 79.332 रुपये हो चुका है, ठीक है, जो कि अप्रैल 12 को कितना था? 76.1127। और 5 मई को तो, और 5 मई को मतलब ये सबसे बेस्ट यही था, 5 मई को सबसे बढ़िया आ गया था 76.0887, जो कि जुलाई 6 को आते हुए अब क्या हाल हो चुका है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। आज अगर हमारे पास में देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, दैट इज़ अराउंड $593.3 बिलियन के इक्वलेंट। ओके, तो ऐसे में इसको हमें और बढ़ाना है, क्योंकि हम इंपोर्ट भी बहुत कुछ करते हैं। अगर रुपये इसी तरीके से डेप्रिशिएट करता चला गया तो फिर हमारे लिए नुकसान भी तो है ना, क्योंकि फिर हमें पेमेंट तो डॉलर में करना है। डॉलर तो एक ही करेंगे, पर पहले 75 रुपीज़ में काम होता था, अब 78, 79, 80 रुपीज़ में होने लग गया, तो उसका नुकसान बहुत होता है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट प्रमोशन में थोड़ा सा बेनिफिट होता है रुपये अगर डेप्रिशिएटेड होता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट फिर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते बिकते हैं। क्योंकि जो चीज़ 50 रुपये में हमारे यहाँ मिलती है, ठीक है, 50 रुपये तो छोड़ो, मान लो $1 में हमारे यहाँ पर चीज़ें खरीदी जा सकती थी आज के 3 महीने पहले 5, ठीक है। अब वही चीज़ें $1 में आप खरीद सकते हो 7, तो ऑटोमेटिकली सस्ती हुई कि नहीं? क्योंकि हम पेमेंट किस में करेंगे? रुपये में। ओके, तो रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो इस केस में सस्ती चीज़ें हो गई। वो चीज़ें फिर बाद में आराम से मार्केट में बिकती भी है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी आती है। तो वो चीज़ें तब बेनिफिशियल होती है जब हम एक्सपोर्ट में अच्छा खासा परफॉर्म करें। बट अभी तक हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स और ये जो हैं वो एक्सपोर्ट को इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए क्या किया जा रहा है? एक तो कि भाई हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, दूसरा कंपनीज़ को अलाउ किया जा रहा है कि आप एक्सटर्नल बोरोइंग लेकर के आओ, फॉरेन करेंसीज में ही उधार लेकर के आओ। जब वो बाहर जा कर के मार्केट से उधार लेकर के आएंगी पैसा, तो सीधी सी बात है हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इकट्ठा होगा कि नहीं, उससे फिर बाद में बैलेंस बनाना पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक्स हैं, जिसको हम FCNRB कहते हैं, उसमें डिपॉजिट, क्योंकि फॉरेन करेंसी के तौर पे नॉन रेजिडेंट्स हमारे यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे पैसा। इसी तरीके से नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, अगेन वही कि फॉरेन करेंसीज को ला करके यहाँ पर डिपॉजिट करवाने के लिए आरबीआई ने नॉर्म्स ईजी किए हैं। इसका क्या तरीका हो सकता है? देखो, डिपॉजिट अगर फॉरेन करेंसी में हमारे यहाँ पर बुलवाने हैं, मंगवाने हैं कि बाहर रहने वाले लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें जो इंडियन ओरिजिन के हैं या नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप उनको ये कह देते हो कि डिपॉजिट रेट जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आप इंडियन बैंक्स में डॉलर्स को या फॉरेन एक्सचेंज को ला करके, फॉरेन करेंसीज को ला करके डिपॉजिट कराते हो तो आपको ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। इससे क्या होगा? वो इन्वेस्ट करेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी फ़िलहाल पिछले 6 महीनों में लगभग 2.32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हो चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसको भी हमें रिवर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैसा जब आएगा वापस तभी जा कर के डॉलर और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो प्रॉपरली बैलेंस में आ पाएगा। तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को राइज करना, एनआरआई डिपॉजिट नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स करना और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना उनको, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं उसको प्रमोट करना, जिससे कि हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज और आए। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है कि अभी पीटी उषा और इलैया राज, ये ऐसे इंडिविजुअल जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनका अभी राज्यसभा में नॉमिनेशन हुआ है एमपी के तौर पे
तो हम देखते हैं किस आर्टिकल के अंडर होता है ये। यहाँ पर देख सकते हो, देखो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245, उनमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो रिकमेंड करती है और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 क्लॉज 3 के अंडर में। और ये जो 12 जने नॉमिनेट होते हैं ना, इन लोगों के पास में स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, इनको भी ऐड कर दिया गया है आजकल, ठीक है। तो ये रहता है नॉमिनेशन का क्राइटेरिया। ओके, आगे चलते हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो जिस दिन एंटर होते हैं राज्यसभा में, उसके 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 6 महीने बाद में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो फिर उनको डिफेक्टेड मान लिया जाएगा, उनकी मेंबरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर शुरुआती 6 महीनों में ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, वो न्यूज़ थी, वो हमने देख ली। बाकी इकोनॉमी पेज पे तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ईवी फायर बहुत लग रही है। जैसे आप देखते हो 2 व्हीलर स्कूटर्स हैं, उन पे कितनी ज़्यादा बैटरीज में आग लग चुकी है। वो सारी चीज़ें उनको रिव्यू करने के लिए कमेटी इस्टेब्लिश की जा रही है। बस ज़्यादा कुछ खास है नहीं आज की इस इकोनॉमी पेज पे। मेन जो था इकोनॉमी पेज का, वो हमने फ्रंट पेज पे ही देख लिया। चलिए ठीक है, इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।